जब हिंद के शेर से जागे, छोड़ हिंद विदेशी से भागे, फिर बापू ने ओला लिखाया और तख्त हिंद का अंग्रेज जागे, और देकर हमको आजादी गए हैं। अमर बापू का नारा रहेगा, मिली आज के दिन की आजादी। नेता सुभाष चंद्र जी बंगाली, नेता सुभाष चंद्र जी बंगाली, दुश्मनों की उतार गए लाली। सरदार पटेल मर्दाना, सर सकाना दुश्मनों की गाली, और मर कर के जवाहर अमर है, याद सबको नजारा। आज बहुत कुछ अल्फाज में कहने की जरूरत नहीं है। आज सुबह उठ करके जब मैंने तिरंगा अपनी छत पर फहराया, वो यहाँ से दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा अभी 2 साल पहले तिरंगे ही तिरंगे फहरा रहे थे। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे दिख नहीं रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं वाहिद बिरयानी वाले भाई का, हमारे भाई जो हमेशा हर साल यहाँ पर अपना ये इंतजाम करते हैं, चाय का इंतजाम करते हैं, बिरयानी का इंतजाम करते हैं। मैं चाहूंगा कि वाहिद बिरयानी वाले भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि पिछली गर्मी में मुझे याद है 15 अगस्त को लोग गिरे पड़ रहे थे गर्मियों से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बेहतरीन नूरानी शरबत बट रहा था। आप सभी को हार्दिक बधाई, दिली मुबारकबाद। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस है क्या, गणतंत्र है क्या, पता है किसी को? गणतंत्र माने क्या होता है, मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है? नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। गण माने जनता, हम सब, समाज, जनता। तंत्र माने शासन, यानी ये जनता का शासन, लोकतंत्र इसे कहते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन, हमारा शासन, आपका शासन। हमें ये अख्तियार दिया जाता है कि हमारे बीच के लोग, छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। गणतंत्र दिवस का माने मतलब हम भूल चुके हैं, स्वतंत्र दिवस का माने मतलब हम भूल चुके हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्या है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इससे पहले जब अंग्रेज थे, अंग्रेज का शासन था, तो उनका अपना नियम था, वो संविधान नहीं था। संविधान और कानून में दोनों में फर्क है। संविधान क्या होता है कि अपने समाज को, यानी हमारा समाज है, हम गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसलिए कि आइए एक बार ऐसे कर लीजिए, ऐसे खींचेंगे तो खुल जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइन लगाइए सबका। अरे सामने सामने हो जाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा। हाँ ऐसे का नहीं, एक सेकंड इसको ढीला कर देंगे हम लोग। अरे आप तो छोड़िए, आप पकड़े, ये वाली डोरी है ऐसे। हाँ खोलिए, खुलिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत। संयोजक हमारे बड़े तीरथ राज मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आए और अपने विचार रखें। यहाँ पे आए हुए और घंटों से इंतजार करते हुए
गणतंत्र दिवस में शामिल गणतंत्र दिवस का उत्सव और गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाते हुए अमीनाबाद, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी भाई लोग, साथीगण, उपस्थित मंच और हमारे छोटे भाई जिनका नाम लेते ही मुझे बड़ा आनंद आता है, एफ.ए. चर्चिल साहब, हमारे साथी जमाल अख्तर साहब, जिनकी विद्वता की कोई सानी नहीं है, लखनऊ के प्रसिद्ध पत्रकार सज्जाद टाइम्स के जमाल साहब, जमाल मिर्जा जी, और इस अमीनाबाद की मैं तो पहले ही कहता हूं कि आन बान शान, जिन्होंने अनवरत अपना झंडा, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो और चाहे 15 अगस्त हो, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, भारत माता के लाल, लखनऊ की आन बान शान, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व सभासद, पार्षद और बड़े भाई आसिफुल्लाह साहब, जिनका नाम लेते ही हृदय हर्ष से भर जाता है और मन में आदर, और सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी बात आज, चूंकि काफी देर से आप लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पे इसका आनंद भी ले रहे हैं और वर्तमान दौर में और ज्यादा आनंद ले रहे हैं। हमारी व्यंग्यात्मक भाषा आप समझ गए। अभी मैं मंच पे बैठा था, हमारे एक बगल में साथी हैं, तो जमाल साहब ने बहुत अच्छी, अख्तर साहब ने बहुत अच्छी, उनकी स्पीच चल रही थी गणतंत्र के ऊपर, तो मेरे मुंह से कदाचित निकल गया कि कहीं ये हमारी ये कौन सी गणतंत्र दिवस न हो, 75वीं हो या आगे जो और कौन सी हो। और इसके साथ ही साथ इसकी व्यंग्यात्मक भाषा आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज देश किस मुहाने के ऊपर खड़ा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जबकि पुलिस प्रशासन के हमारे भाई भी यहां आनंद ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं और सभी लोग हैं। मैं रंग में भंग डाल के कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको झुठलाया भी नहीं जा सकता है कि हम लोग कौन से दौर पे जी रहे हैं। एक शेर के माध्यम से और बहुत चंद शब्दों के साथ, बहुत चंद मिनटों में अपनी बात चर्चिल साहब समाप्त करेंगे। चर्चिल साहब, ये जो अमीनाबाद की जो मिट्टी है और जो आप सब लोग यहाँ के निवासी जो कार्य करते हैं गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त मनाने का, तो ये मिट्टी है झंडे वाले पार्क की। इसी झंडे वाले पार्क में सन 1942 में अभी अख्तर साहब ने उल्लेख किया था, क्यों अख्तर साहब, कि सबसे पहले 1942 में 9 अगस्त के दिन जब भारत छोड़ो का आंदोलन किया गया, तो जो शहादत हिंदुस्तान की जो सबसे पहले दी, तो झंडे वाले पार्क में ये शहादत दी, परिणाम स्वरूप उसका नाम क्या पड़ा, झंडे वाला पार्क। एक शेर के माध्यम से कि तलवारों की धारों पर, कि तलवारों की धारों पर इतिहास बदलता रहता है और जिस ओर जवानी चलती है इतिहास उधर मुड़ जाता है। साथियों, आज उस दौर की आवश्यकता है। 1857 में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन हिंदुस्तान की, फिर उस समय 1857 में मुगलिया सल्तनत थी।
मुगलिया सल्तनत के परचम के नीचे हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का सिख अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। हिंदुस्तान की आजादी में अगर सबसे ज्यादा जो कुर्बानियों देने का भी काम किया उस दौर में 1857 में, तो आप हमारे मुसलमान भाइयों को इग्नोर नहीं कर सकते। खुली बात है ये इतिहास के पन्नों पे। लोगों की गद्दारियों के कारण उसमें ग्वालियर नरेश का भी बड़ा योगदान है। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता महारानी झांसी के लिए, कि जब वो अपने लड़के के साथ हिंदुस्तान के लिए अपना सर कटा रही थी, देश के लिए अपने प्राण निछावर कर रही थी, कि उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, विजयी रानी आगे चल रही किया ग्वालियर के अधिकार, वो थी झांसी की रानी। तो झांसी की रानी को आश्रय न देने का काम और उनके साथ गद्दारी करने का काम ग्वालियर ने किया। अब आप हमारे साथ सुल्तान साहब आ गए। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया छोड़ी राजधानी थी, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। साथियों, हमारे बीच में अभ्यागत आए हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं आप लोगों के वीर रस के कारण। आप 1 मिनट के लिए हमारे बीच में डॉक्टर सुल्तान शाकिर हकीम साहब भी मौजूद है और डॉक्टर फरीद अहमद साहब, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपना समय निकाल के यहाँ बता रहे हैं। क्रांति का बहुत लंबा सिलसिला चल रहा है। मां ने अपनी गोदें सूनी कर दी, बहनों की हाथों की कलाइयां चली गई, सधुआओं के सिंदूर उजड़ गए, अंग्रेज जुर्म पे जुर्म ढाते चले गए। एक सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करके बहुत कुछ कहने का आज मैं प्रयास करूंगा। गणतंत्र दिवस के अंदर कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आज परिणाम स्वरूप कौन नहीं था? लोकमान्य तिलक नहीं थे क्या? गणेश उत्सव की कल्पना लोकमान्य तिलक के अलावा की जा सकती है? गणेश उत्सव का प्रायोजन हिंदुस्तान को आजाद कराना था, और उस आयोजन में कौन शामिल नहीं था? क्या बंबई के मुसलमान शामिल नहीं थे? हिंदुस्तान का मुसलमान शामिल नहीं था? और इस लखनऊ ने तो कमाल कर दिया। बेगम हजरत महल, झांसी की रानी शहीद होती है तो मोर्चा बेगम हजरत महल संभालती है। ये है भारत, और ये है हिंदुस्तान, और ये है लखनऊ। आज बात बता रहे हैं, आज आप कांग्रेसियों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं जिनकी पूरी की पूरी पीढ़ी आपको स्वर्ग में चली गई, बलिदान में चली गई, शहादत में चली गई। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। 1989 में उत्तर प्रदेश की सरकार बेदखल हुई। आज की डेट 34 साल में जितने यहां हम लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति बता दे कि उसने सरकारी सुविधा का फायदा लिया। और कांग्रेस के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और समाज के अंदर अगर सबसे ज्यादा उत्सर्ग करने वाले लोग हैं तो यही कांग्रेस के आसिफ और चर्चिल और जमाल निर्जर और सब लोग शामिल हैं। है कोई इनका कोई गस्सानी? और आप हमको क्या बता रहे हैं? त्याग की बात बता रहे हैं, बलिदान की बात बता रहे हैं आपको। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, 1 मिनट अजान के कारण दोनों लोग राम और लक्ष्मण थे हिंदुस्तान में क्रांति दल के प्रतीक के रूप।
भगत सिंह के क्या विचार थे इन सांप्रदायिक शक्तियों के लिए, और चंद्रशेखर आजाद के क्या विचार थे इन्हीं सांप्रदायिक शक्तियों के लिए। क्योंकि वो भगत सिंह जो कभी ईश्वर को नहीं माने, ये अलग बात है, मैं आस्तिक, ये भी अलग बात है, हम सब लोग ऊपर वाले को मानते, लेकिन उन्होंने, भगत सिंह ने कहा था कि अगर देश हमारा ये आजाद हुआ और आजाद होने के बाद ये कौन सी हम गणतंत्र की, कौन सी राज्य की कल्पना करेंगे? क्या वो गणराज्य कि जो गोरे लोगों के बाद जाकर के काले लोग आकर अंग्रेज आ जाए और हमारे ऊपर शासन करने लगे? और कदाचित आज वही होता हुआ नजर आ रहा। जिन लोगों ने देश की आजादी के साथ एक नए % का कोई कंस्टिट्यूशन नहीं किया, जिन लोगों ने देश की आजादी में कंस्टिट्यूशन भी ना करते तो ठीक, योगदान न देते, समझने की बात है। आसिफ भाई सुन लीजिए, आप उपस्थित मंच सुन लीजिए, तो भी गनीमत थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को, जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और जो भगत सिंह का जो ये रिपब्लिकन एसोसिएशन दल था, उसके लिए भी वो गद्दारी का काम अंग्रेजों से मिलकर के कर रहे थे। और आज वही लोग हम लोगों को क्या राष्ट्र प्रेम की भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये मातरम की बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, मेरी तो ये आज नहीं समझ में आ रहा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आजादी के इतने बड़े नायक, आजाद हिंद फौज के करता धरता, और वो नायक कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने आरएसएस के 1925 के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कलकत्ता के थे, उनके साथ जो व्यवहार किया खुले चौराहे पर, वो क्या किसी से छुपा है? और अगर किसी को नहीं मालूम तो सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी और भारत के इतिहास में पढ़िए। और यह हिंदुस्तान की विडंबना है। हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा जाए, इतिहास के बारे में, कि हम सब लोग बड़े, हमें यहाँ पे उपस्थित किसी को मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जिनको मादर वतन हिंदुस्तान प्यार था वो हिंदुस्तान में रहे। मुसलमानों को अगर चैन करने की जब समय आया तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। ये है भारत के मुसलमान। और उस समय जब जिन्ना साहब, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर मैं खुल करके भी आज गणतंत्र दिवस के अंदर अपनी बात में कह सकूं तो ये बेकार की बात है, फिजूल की बात है। उस समय जो जिन्ना अंग्रेजों के इशारे पर हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे थे और उन्होंने तोड़ा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो उन्हीं के साथ थी, और वो दोनों लोग बंगाल में, कलकत्ता में साथ चुनाव लड़कर के सरकार बना रहे थे, और आपस में हम लोगों को हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लगवा रहे हैं। और उस समय कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी कही जाती थी जिन्ना के द्वारा। इसको आप क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे आप? आज हमें इन सब चीजों के ऊपर भी, और पेशावर में, लाहौर में, कराची में मुस्लिम लीग और यही आरएसएस, हिंदू महासभा साथ साथ चुनाव लड़के सीएम और डिप्टी सीएम पद का बंटवारा कर रहे हैं। क्या बात है, क्या धर्मनिरपेक्षता है, और क्या सत्ता के लिए आपका गठबंधन है, और आरोप छोटे छोटे लोगों के ऊपर, कम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, आसिफ भाई और चर्चिल जैसे लोगों के ऊपर, मंच के ऊपर आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ ज्यादा न कहते हुए, हालांकि आसिफ भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, उनका आदेश है कि मिश्रा जी आप जितनी देर चाहिए बोलिए, बहुत से वक्ता है, बहुत समय हो गया।
एक शेर के माध्यम से आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। आप सब लोग जागरूक रहिए, आप सब लोग कोई ऐसा काम न करें। और हिंदुस्तान की जनता इस बार बहुत सचेत है कि इतना भड़काने के बाद भी ये जो चल रहा है ये कहीं कुछ दूसरा चल रहा है। आसिफ भाई, लोग चाहते हैं कि लोगों को उकसा करके कोई क्रिमिनल राइट करवा करके वोटों की खेती कर ली जाए। वो अब आप इसके भी जोरदार तालियों के साथ कि बधाई के पात्र कोई क्रिमिनल राइट लोग समझ गए होता ही नहीं है। जोर से भारत माता की जय के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर जो उन्होंने 62 दिन में जेल में भूख हड़ताल के दौरान गाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे ऐ आसमां, अभी से हम ये क्या बतावें क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदी के मिन्नत, ऐ शहीदी का दस्तूर, अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। एक बार फिर गणतंत्र दिवस में आसिफ भाई जिन्होंने मजबूती से इस अमीनाबाद में अपना झंडा गाड़ रखा है, एफ.एच. चर्चिल साहब को, जमाल साहब को और आप सब लोगों को जिनकी सैकड़ों हजार लोगों की और प्रशासन के लोगों को जिनकी संरक्षण में, जिनके दिशा निर्देश पे यहाँ खुल के कार्यक्रम हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और हमारे छोटे भाई, अब तो ना मेरे ख्याल बोलने की कोई जरूरत बची है और ना ही वक्त इसकी इजाजत दे रहा है और नमाज का वक्त हो गया है। लेकिन मैं फिर भी जनाब आसिफुल्लाह खान साहब, एफ.ए. चर्चिल साहब, अजहर सिद्दीकी साहब, मिर्जा साहब, परवेज अख्तर साहब, शाह नूर साहब और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबसे बड़ी बात जानता हूँ। अभी आपने मिश्रा जी से पूरी बात सुनी ली है। आज़ादी का जो मकसद था वो उनके भाषणों में आपने सुन लिया। आज का दिन बहरहाल हमारे लिए बहुत अहम दिन है। मैं एक शेर से अपनी बात कह रहा हूँ कि 26 जनवरी की अलग अपनी शान है, 26 जनवरी की अलग अपनी शान है। सच पूछिए तो नाज़िशे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का ये खूबसूरत त्योहार जिसे लोग गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का दिन इस देश में जो संविधान हमको मिला है वो संविधान हमें कर्तव्य भी हमें बताता है, हमारे अधिकार भी हमें बताता है, वो मानवता भी हमें सिखाता है और समानता भी हमको बताता है। ऐसा संविधान जो बेहतरीन संविधान हमारे देश का है, आज के दिन वो लागू हुआ। आज के दिन भारत हमारा गणराज्य के रूप में जाना गया और हम आज के दिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आसिफुल्लाह खान साहब को। बरस से इन्होंने ये जो अलग जगाई है यहाँ पे एकता की, यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रमों करने की। कोई दूसरा कार्यक्रम अमीनाबाद में मुझे इस तरह का नजर नहीं आता। आसिफुल्लाह साहब चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या इसके अलावा भी इस क्षेत्र की कोई समस्या हो, उसमें ये शाना बशाना लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इनकी जो सोच है, जो इनका काम करने का तरीका है, उस तरीके से न कभी हटे हैं और न मुझे कोई हटने की अब कोई उम्मीद नजर आती है। ये अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब इन्हें देखते हैं काम करता हुआ हम गर्व महसूस करते हैं। और दूसरी बड़ी अच्छी बात यह है कि जो इनके साथ लोग जुड़े हैं, वो लोग मुझे जब से मैं देख रहा हूँ उसमें कोई तब्दीली नहीं है।
यानी इन्हें ये भी सलीका मालूम है कि जो लोग अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, उन्हें चुनने का, उनको साथ रखने का, ये जो इन्हें गौरव प्राप्त है, ये जो सलीका इन्हें प्राप्त है, वो भी मुझे कम लोगों के देखने को मिलता है। तो दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मुझे उम्मीद है कि सबसे आपने सुन लिया होगा 26 जनवरी के बारे में बहुत कुछ लोग जानते भी हैं। अब उसके इतिहास में जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर इनके हौसले को, इनकी हिम्मत को, और आज जिस तरह ये काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डॉक्टर दिवस की भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और राजीव विचारधारा के नाम से जो इन्होंने अखबार है इनका, यानी किसी विचारधारा का प्रोटेक्शन करना ये बहुत बड़ा काम है। उसकी जो अखबार निकल रहे हैं और इनके साथ जो आसपास जुड़े हैं मीडिया कर्मी, और ख़ासतौर से इनके बेटे आजकल इतना एक्टिव हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो साहित्य में हैं, पत्रकारिता में हैं, समाज में काम कर रहे हैं, उनके बेटे उनसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आसिफुल्लाह साहब के बेटे पूरी तन्मयता के साथ इनके साथ लगे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जो कुछ ये कह रहे थे हमारे मिश्रा जी, मैं चंद लाइनों में अपनी बात कह के खत्म कर रहा हूँ कि तारीख के औराक खंगाले मैंने, जब तारीख के औराक खंगाले मैंने, उठी हुई दीवार पर सर डाले मैंने, ऐ खाके वतन तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठुकरा दिए सोने के निवाले मैंने। यानी पूरे देश में जो माहौल है, उस माहौल में वो लोग भी जिंदा हैं जिन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और वो कह भी रहे हैं। एक बार फिर जनाब आसिफुल्लाह खां साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। इस अमीनाबाद के दहाई चौराहे पर जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खड़े हुए हैं। अभी हमारे शाहिद हाजी साहब जो कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, जिन्हें तफसीर से शाह वली ने बता दिया हजान तो बहुत कुछ आगे चलेगी, लेकिन शाह वली ने इस प्रोग्राम में सबका बात रखी जाए। डॉक्टर शाहिद हाजी साहब, फजल अफजल जर्नलिस्ट हमारे बैठे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे तमाम यहाँ पे वक्ता बैठे हैं, हमारे दोस्त जानने वाले बैठे हैं। इधर हमारे किरण मिश्रा जी बैठे हैं। ये हमारे अजीज साहब जो बहुत ही सामाजिक कार्य करते हैं, जिन्हें कोरोना में काफ़ी भाग दौड़ की और काफ़ी लोगों का नाजरा बतवाया, लेकिन बड़ी लेट में आए हैं। यदि आ गए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और तमाम जो यहाँ पे हमारे जमाल साहब हैं, जमाल मिर्ज़ा साहब हैं, जमाल सिद्दीकी साहब हैं, और जो हमारे यहाँ बैठे हुए तमाम लोग, गुप्ता जी भी आ गए हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल के इस आज़ादी के पर्व में यहाँ पे मौजूद हुए। हम आज हर साल खड़े होकर यहाँ आज़ादी मनाते हैं, और काफ़ी कुछ बातें होती हैं। हम लोग तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और MP MLA, आज बहुत से ऐसे नेता हैं, हमने खुद देखा टीवी के ऊपर, तो उनको यही नहीं पता कि जनगण क्या होता है। मंत्री की सीट पर तो बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता जनगण क्या होता है। तो जनगण पूछा जाता है उनसे, कहते ये क्या होता है। ये हिंदुस्तान के हमारे बदकिस्मती है, कैसे अनपढ़ गंवार लोगों को ऐसी ओहदों में बिठा दिया गया है, जिनको ना देश चलाने की तमीज है और ना देश कैसे चलेगा, ना संविधान वाले जानते हो। यहाँ को संविधान को मिटाने का कार्य किया जा रहा है। संविधान खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ की देश की जनता, धन्य है यहाँ की देश की जनता, जो इस कार्य को करने नहीं, लेकिन केवल करने नहीं देगी। आप जाके देख लीजिए, आज जो है हजरतगंज में कहाँ जो है वो सब चल रहा होगा प्रोग्राम, बड़े बड़े नेता वहाँ बैठे होंगे, सिर्फ झूठे आश्वासन। मैं जब अखबार को उठा के देखता हूँ तो मैं उठा कर अखबार फेंक देता हूँ। जो अखबार में आता है वो कभी होता नहीं है पूरा, सिर्फ झूठ के अलावा यहाँ पे आज के दौर में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये दौर जो चल रहा है, इससे झूठ तो मैं चल रहा है। झूठी में सरकार चल रही है और झूठे लोगों की सरकार बनी है। सरकार में जो बैठे हैं एक नंबर के झूठे हैं। मैं बिल्कुल खुला बात कर रहा हूँ, बताता नहीं हूँ, बंद कर दूँ, बंद कर देना उड़ा। हमारी योगी तो कौन वो गुलडोरा चलाए थे ना सबके ऊपर,
तो बात यहाँ पे है सच्चाई की। अगर जनता से आपको प्यार है, जनता से आपको मोहब्बत है, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो जनता के लिए कार्य करिए। आज जब आप निकलते हैं तो पूरा अमीनाबाद बुरा हाल साफ हो जाता है। और मैंने इसी कैसरबाग चौराहे में पंडित एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारा हेरड़ में हम लोग सर्विस करते थे। कौमियाबाद में हमारे क्या प्रोग्राम चल रहा था, रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और एनडीए के प्रशासक तो उससे वो उसका नाम भूल रहा हूँ, वो दोनों साथ में, ना पुलिस और ना पुलिस, अकेले वो खड़े सड़क नाप रहे थे, पीछे से सड़कें नप रही थी। जैसे मुख्यमंत्री जी थे। आज जब निकलते हैं तो आपको खुद अपनी ज्यादा खतरा है। जनता को क्या आप बचाएंगे भाई? जनता को बचाने के लिए जवाब वो नहीं है, अपने को बचाने के लिए कार्य करते हैं। 50 गाड़ियाँ ले लेंगे, 50 पुलिस वाले साथ में होंगे और आप चल देते हैं। कोई ये मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जैसे थे, आज वो मुख्यमंत्री जवाब देख लिए। हम लोग जब सफलता से चुनाव जीते, यही पंडित तिवारी जी ने हमारे पत्रकार ने कहा कि हमारे क्या कहे एक कप चाय में आ सकते हमारे घर पे, और बुलाया उन्होंने अपने बताया पत्रकार में आगे तो तिवारी जी ने ये कहा था भाई। तो हमें बड़ा वो ताजुब हुआ कि हमने मुफ्ती ये कह रहा मामूली जब समस्या को बुला के अपने चाय को बुला रहा। तो ये लोग होते थे जिनमें बताए भावना होती थी, जनता की काम करने की भावना होती थी उनके अंदर, कब किस तरह जनता का इस देश का विकास करे, प्रदेश में करे और जनता के कार्य करे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आप अभी एक स्टेडियम यहाँ वो एक प्रोग्राम होता है यहाँ पे, जिसमें इंडिया और क्रिकेट टीम का मैच होता है यहाँ पे। उस स्टेडियम को किसने बनवाया था दुनिया जानती है, प्रदेश जानता है। उसमें लोगों ने रखा गया भाजपा ने बनवाया इसलिए। तो मैंने डाला ना भाजपा ने बनवाया तो ना किसी ने बनवाया। ये जो बना था ये सापा बहुजन समाज के टाइम पे बना था स्टेडियम। और जो डेवलप उत्तर प्रदेश के आवाज पर सरकार रही कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में डेवलप होता रहा। कांग्रेस सरकार जाने के बाद ये लोग आए जिनको करना कराई। आज जो बैठे हुए हैं ये विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देश का और प्रदेश का विनाश करने के बैठे हैं। साथियों जाग जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो हाथ पे हाथ रख के मलोगे, रोते रहोगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए अगर अपना भला चाहते हो, अपने परिवार के भले चाहते हो, अपने देश का प्रदेश का भला चाहते हो, तो सोच समझ के अपना जो है जो जिसको आप चुनना हो उसको चुनिएगा, लेकिन बहुत सोच समझ के चुनिएगा, अपने भविष्य का, अपने परिवार के भविष्य देखते हुए। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ादी, जय आज़ादी। जी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देश जब गुलाम था तो इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद ये देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के 2 साल 5 महीने और 11 दिन में इस देश का संविधान लिखा गया और संविधान में ये लिखा गया ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज बनाया जाएगा। और उस संविधान से हम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन आज तमाम अधिकारों पर हनन हो रहा है, तमाम अधिकारों पर हमला हो रहा है। आज देश, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, आज उस संविधान को लोग बदलने का काम कर रहे हैं। इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल करके संघर्ष किया था। लेकिन आज जो है ऐसा लग रहा है कि जो लोग सरकार में हैं वो इस एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग ये संकल्प करते हैं कि चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों न करनी पड़ जाए, इस हिंदू मुस्लिम एकता को, इस भाईचारे को हमेशा कायम रखेंगे। और हिंदू मुस्लिम जब साथ चलेंगे तभी देश का विकास होगा, तभी देश में जो समस्याएं उनका हल होगा। आज जो सरकार देश में है वो लगातार महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, बढ़ी है गरीबी और भुखमरी।
जब देश गुलाम था तो इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके मन में कुछ सपने थे। आज वो सपने पूरे नहीं हुए हैं और आज जो संविधान पर हमला हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना होगा और जो संकल्प करना होगा कि देश को संविधान को बचाने के लिए वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, समान जाति के निर्धन लोग, महिलाएं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, लेकिन अलायंस पार्टी जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, दिल्ली में अलायंस पार्टी अलग हो रही, ममता बनर्जी अलग हुई है, तो किस तरह इसको देखते हैं, किस तरह विपक्ष का आप मुकाबला कर पाए? जो बना है 28 पार्टियों का, ये बहुत मजबूत है। केवल अफवाह फैलाई जा रही है। 28 विपक्षी पार्टियां सब मिल करके चुनाव लड़ेंगी और इस बार केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। इंडिया की लड़ाई एनडीए से है और एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। इंडिया मोर्चे में किसी कोई दल भी अलग नहीं हुआ है और सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। शेयर सीटिंग का शेयर है वो तय हो रहा है, बहुत जल्दी ही इसकी लिस्ट आउट हो जाएगी। आसिफुल्लाह खां द्वारा 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये अमीनाबाद चौराहे पे ये एक फंक्शन रखा जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर इसको देख के जागरूकता आएगी क्या कि इस क्षेत्र के बहुत ये पार्षद है जो है हमारे आडवाणी जी ने जो उसने चादर निकाली थी, कई खरब रुपया आ जाता है, वो रुपया कहाँ चला गया? अभी आपको कितना चंदा दिया है उसे? ये सब इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये मंदिर के नहीं हो रहा है, जो इलेक्शन के लिए हो रहा है। अभी आपने हमको कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ, मैं आप देख लिए अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे मतलब जो है देश में तिरंगे तिरंगे दिख रहे थे आपको। अब के क्यों नहीं कहा आपने तिरंगे के लिए? है मेरे तो तिरंगे लगना चाहिए तो कराओ, आज तिरंगे कहाँ लगे आप देख लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपने कोरोना में सब्जियाँ बजा दी, थालियाँ बजा दी, ढोले बजा दिए, ताशे बजा दिए, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की। इसके बाद एक वो आ गई है, वो चॉकलेट है, वो धर्म की चॉकलेट, उसको सुहा देते हैं लोग, उस पर भागने लगते। क्या राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को कोई फायदा होगा इलेक्शन में? वो सोच रहे हैं इलेक्शन फायदा होगा ना। मंदिर बन जाने के बाद कि जनता को खाना मिलेगा क्या? तो महंगाई कम हो जाएगी। आज महंगाई की हालत ये हो गई है कि अभी आप रात में कोई चीज़ खरीद के लाते हैं 10 रुपए की और सुबह जाते हैं 15 रुपए की हो जाती है। सब्जी दाल कोई चीज़ बची नहीं जो महंगी ना हो। सिर्फ हमारे देश में अगर सस्ता है तो वह इंसान, उसकी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, वो सिर्फ सस्ता है खाली। बाकी सब चीज़ें महंगी हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अगर हम सब एकजुट ना हुए तो आने वाला समय हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खराब आने वाला है। और जनता को जागरूक हो जाना चाहिए इस बात को लेके। झूठे आश्वासन ना चाहिए, झूठी बातों ना चाहिए। ये सिर्फ अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार दे के टीवी में बैठ के बात करते हैं, उसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ होता है। तो मैं एक बार फिर इस चौराहे में इस कार्यक्रम को हम लोग करते चले आ रहे हैं, काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 प्रोग्राम मैं करता हूँ और जब तक जिसमें जान है इस प्रोग्राम में करता रहूँगा। बाकी जनता यहाँ की जनता देखती जाती है। मैं सभी लोग एकता बना रखे आप लोग। ये जो अफवाहें फैलाए, अभी बहुत कोशिश की गई, दंगे करा दिए हैं शहर के अंदर, बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, वो जानती है सब ये कार्य कराए जा रहे हैं। वो इन कामों में, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और इनके बहकावे में आए भी ना। कुछ चंद लोग हैं जिनको पैसा दे के सरकार पैसा देती है, उनके जो एमएलए विधायक MP वो पैसा देते हैं, उनको भेज के इस तरह के काम कराए जाते हैं। तो हम सब लोग जागरूक रहे, आप लोग सब एकजुट बने रहें, एक दूसरे के साथ कंधे से मिला चलें। और अगर कोई बात होती है तो उसको जो है 4 लोग बैठ के अपने आपस में उससे तुरंत समाधान कर लें। ना हो तो आप थाना पुलिस में मतलब चले जाएँ। तो यही हमारे देश की एकता का एक वो है। और ये आपस में मतलब एक जो है वही कोई झगड़ा घटना यहाँ घटे
इस चौराहे पे हम आप सब खड़े हैं तो हम ये नहीं लगते कि हिंदू है या मुसलमान है, सिख ईसाई है, फौरन दौड़ जाते हैं उसकी सहायता के लिए। हमसे जो हो सकता है उसके लिए करते हैं। ये एक होना चाहिए। और जो है हमारे देश में यही सबसे बड़ा वो हमारे देश के अंदर है कि 4 लोग रह रहे हैं, उसमें 2 हिंदू 2 मुसलमान हैं। किसी घर में कुछ हो गया तो फौरन वो खड़े हो जाते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना जब लगा था तो उसमें लाखों करोड़ों लोग मरे हैं उसके अंदर। और ऐसे ऐसे परिवार थे जो अपने परिवार के सदस्य को छोड़ के भाग गए थे। घर में मिट्टी पड़ी और भाग गए वो लोग। किसने उठाया? पड़ोस के रहने वाले, उसमें चाहे हिंदू रहता हो चाहे मुसलमान रहता हो, उसने उसके अर्थी को उठाया है। तो ये हमारे देश की एकता का वो है और एकता बनी रहे, ये हमारे देश का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सज्जा टीम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्जा। इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय पार्षद रहे भाई आसिफुल्ला खान साहब, चर्चिल भाई और सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, अभी आप सब लोगों ने मिल करके जिस तिरंगे को यहाँ पर फहराया है, इस तिरंगे के पीछे बहुत लंबा त्याग और बलिदान का इतिहास छिपा हुआ है। हमारा ये देश 190 साल गुलाम रहा और इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए 90 साल तक लगातार संघर्ष हुआ। उसमें हिंदू और मुसलमान सब लोगों ने मिलकर के इस महासंग्राम में संघर्ष करने का काम किया था। एक ओर जहां भगत सिंह को फांसी हो रही थी, दूसरी ओर काकोरी कांड के अगवा अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो रही थी। तमाम ऐसे लोग हैं, क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपना त्याग दिया, बलिदान किया, कुर्बानी करी और हजारों माताओं की गोद सूनी हुई, हजारों बहनों का सुहाग छिना। उसके बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी के बाद 2 साल 5 महीने 11 दिन में इस देश का संविधान लिखा गया और संविधान में हमको और आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हुए। आज रानी के पेट से राजकुमार पैदा नहीं होता है, आपके वोट से तय होता है कौन इस देश में राज करेगा। आपको ये अधिकार है कि कौन इस देश में जो सत्ता है उसको बदलेंगे या कौन सत्ता आप बनाएंगे। ये अधिकार आपको संविधान से मिला है और आपके वोट से ही सत्ता में पद होता है। हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं कि आज संविधान पर हमला हो रहा है। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। संविधान में ये बात स्पष्ट है, अगर आपने पढ़ा हो, कि जो ये लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की स्थापना होगी, लेकिन आज कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति चली गई है। आज LIC बिक गए, बैंक बिक गए, कहीं आप ढूंढिए इलाहाबाद बैंक आपको नहीं मिलेगा। रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई। लखनऊ का एयरपोर्ट जाके देखिए, पूछिए तो वहां सुनाई पड़ेगा आपको कि अडानी की एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। आज देश की 75% आबादी की संपत्ति पहुंच गई है 100 घरानों में और जो अडानी थे उनकी 10 साल पहले उनकी संपत्ति थी 50,000 करोड़ रुपया, आज संपत्ति हो गई है 22.5 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उस अडानी का पार्टनर है। इसलिए आज देश को लूटने का काम हो रहा है। अभी कह रहे थे आसिफुल्ला खान साहब कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। आज जनता का जीवन दुभर हो गया है और महंगाई बढ़ने के 2 कारण हैं। आप जो आटा खरीद रहे हैं, आटा, दाल, चावल, दूध, पनीर पर भी सरकार ने टैक्स लगाने का काम कर दिया है। जो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे वो इस सरकार ने कर दिया कि दूध, दही, पनीर, आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाने का काम किया है।
डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जब उससे माल भाड़ा सामान आता है तो वो माल भाड़ा महंगा हो गया, जिस कारण से लगातार महंगाई बढ़ी है और महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से लोगों की मौत हो रही है। विधानसभा के अंदर हमने प्रश्न किया तो मंत्री कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरा। हमने कहा भूख से जो लोग मरते हैं, जब 20 दिन भूखे रहते हैं तब किडनी फेल हो जाती है, और डॉक्टर कहता है किडनी फेल हो गई इसलिए मौत हो गई। भूखे रहते हैं तो हार्ट फेल जाता है, डॉक्टर कहता है हार्ट फेल हो गया, कोई नहीं कहता कि भूख से मौत हो गई। लेकिन लोगों की भूख से मौत हुई है। अभी जिक्र कर रहे कोरोना की, कोरोना में कितने लोग मरे, और आपको जानकारी नहीं होगी कि जो कोरोना में वैक्सीन लगाई गई है, इस वैक्सीन के कारण से लोगों की मौतें हो रही है। जरा सी ठंड लगी और खून गाढ़ा हो गया, आपकी मौत हो गई। हार्ट अटैक पड़ गया, कहीं लंग्स खराब हो गए, कहीं कैंसर हो रहा है। ये केवल जल्दबाजी में जो वैक्सीन लगाई गई है उसका ये परिणाम है। इसके कारण से आज हम और आप उसको भुगत रहे हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ रहे हैं, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोगों को आज ये संकल्प करना होगा कि जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, संविधान में कहा था जो लोग वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं और समान जाति के जो कमजोर लोग हैं, उनको उनका हक मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। लेकिन आज जो समाज के दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को ये संकल्प करना पड़ेगा कि समाज के वंचित, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक जो पिछड़े हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम हर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर कहीं संविधान पर कोई खतरा आएगा तो हम सब लोग एक होकर के उसका मुकाबला करने का काम करेंगे। और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के 28 विपक्षी पार्टियों ने मिल करके इंडिया मोर्चा बनाया है और पूरे देश में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने मिल करके दमन के खिलाफ ये मोर्चा बनाया है। और इस बार इस इंडिया मोर्चे की लड़ाई एनडीए से हो रही है। आप में से कोई जानता है कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? जरा मालूम करिएगा। एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगा और इंडिया की सरकार बनेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि देश, संविधान और लोकतंत्र बचे, तो आपसे अनुरोध है, जो जालिम सरकार है, जो दमन और जुल्म से, तानाशाही से जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ एक साथ एकजुट होकर के अपने वोट का, जो आपको संविधान से अधिकार मिला है, उसका प्रयोग करने का काम करिएगा। और घर में जो लोग भी हो, जो आपके मोहल्ले में, क्षेत्र में हो, ये प्रयास करिए कि एक वोट भी घर में न रहने पाए। और इसलिए हमारी आपसे अनुरोध है, यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है संदेश देने के लिए। ये अमीनाबाद चौराहा संघर्ष का स्थान है, ये झंडे वाला पार्क है। सबसे पहले देश में लड़ाई जब हो रही थी तब यहाँ पर झंडा फहराने का काम किया था गुलाब सिंह लोधी ने, और जब उतरे झंडा फहरा करके तो उनको वहीं पर गोली मार दी गई थी। उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो इस देश में आजादी के लड़ने के लिए तमाम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। हमको आपको मिलकर के संकल्प करना है कि इस देश को और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।